राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। तनाव गहरा है और तीखापन चरम पर है। सोचिए, मुख्यमंत्री अपना भाषण नहीं सदन में दे पाए, विपक्षी दल के विधायक मुख्यमंत्री के आसन तक पहुंच जाए, मार्शल्स को लगाना पड़े, फिर मार्शल्स से हाथापाई हो। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज रही। नेता सदन को बोलने के लिए प्रतिबंधित किया जाए, ये तरीका कभी नहीं स्वीकार्य होता लोकतंत्र में। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। प्रशांत पटेल हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रशांत जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, विवेक जी का बहुत स्वागत है। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी के, अंकुर जी का बहुत स्वागत। धर्मेंद्र सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो दृश्य रहा वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और देश ने भी देखा। ना लोकसभा चलानी है, ना विधानसभा चलानी है, फिर जनसभा हो ही चलेगी केवल? नहीं, जब लोकसभा में भी कोई काम नहीं होने देना है और विधानसभा में भी नहीं कोई काम होने देना है, तब तो फिर चौमासे में आराम से बैठो, जब बरसात थम जाए तो फिर जनसभा ही करें सब। धर्मेंद्र जी, भैया अनम्यूट कर लीजिए। जी अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों, आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ऐसा लोग जो रैली होती है, रैली स्थल है, कहीं और है, रेडियो है, उस पर मन की बात होती है। पार्लियामेंट है, विधानसभा है, जो सदन है, यहाँ पर संवाद होना चाहिए और जनता के तमाम जो बुनियादी सवाल हैं, जो रिलेवेंट मुद्दे हैं, जो तत्कालीन परिस्थितियां राज्य की सरकार, राज्य की क्षेत्र में, जनता में जो वस्तुस्थिति है, उस पर व्यापक विचार विमर्श के लिए ही सदन होता है और कानून इसीलिए बनता है व्यापक विमर्श के बाद ही। लेकिन जब सरकारें अंधी बहरी हो जाती हैं और अहंकार में इस कदर डूबी रहती हैं तो उनको विपक्ष लगने लगती है, बात सुनना नहीं चाहते। उसके पीछे होता है कि एक तरफा मन के संवाद के माध्यम से मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं। आपने लोकसभा में भी देखा कि लोग मुद्दा करने के लिए, विपक्ष चर्चा करने के लिए विपक्ष मांग कर रहा था कि आप इन रिलेवेंट मुद्दों पर चर्चा कराइए, वहां भी नहीं तैयार हुए। और यहां पर भी माननीय न्यायालय की आड़ लेकर के जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष जी ने, जो इस समय सबसे रिलेवेंट मुद्दे हैं, नौजवानों के भविष्य की बात है, जो पेपर लीक हुए हैं, और उससे भी कहीं कमतर नहीं है, मजबूत मुद्दा है, या हम लोगों के लिए मुद्दा क्या, हम लोगों के लिए आस्था का विषय है, करोड़ों सनातनियों के आस्था की चोरी का मुद्दा। इस पर चर्चा करने से सरकार क्यों भाग रही है? अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर उनका मन पाक साफ है, तो उसमें चर्चा हो जाने देना चाहिए। चर्चा में सब हो जाए। तो मुख्यमंत्री जी मंच से कहा इन्होंने कि 15 दिन दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। अगर वहां नहीं कर पाए तो सदन के अंदर तो बात आनी चाहिए ना, सदन में बता दें दूध का दूध, पानी पानी, विधायकों को विधायिका के माध्यम से संबोधित करके बताना चाहिए। लेकिन उस पर चर्चा करना नहीं चाहते, और जब आप मुद्दों से भागेंगे तो ये बहाना लेकर के सदन चलने नहीं। ठीक है धर्मेंद्र जी, सारी बात एक तरफ मैं ये नहीं समझ पाया कि पंचों की राय शर्माते खटोला यही बिछेगा क्या? बोले संवाद होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, लोकतंत्र का मंदिर है, ये सारी बातें अच्छी, मैं ऐसे 4-6 शब्द और इस्तेमाल कर सकता हूँ एक फ्लो में। लेकिन जो हम कहें वही होना चाहिए, तब हम अंदर बैठेंगे, नहीं बाहर बवाल करेंगे, और अंदर ले भी जाओगे तो अंदर बवाल करेंगे। ये लोकतंत्र नहीं है कि जो हम कहें वही हो, उसी धारा में हो, उसी नियम में हो, वैसे ही हो।
और उससे कुछ कहोगे तो जिंदाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, और लाल तख्ती लेके फिर ये होगा। ये तो लोकतंत्र नहीं। संवाद कैसे होगा अगर दोनों लोग राजी नहीं होंगे? संवाद तो हो नहीं सकता। और सदन के भीतर नेता सदन को ना बोलने दें, तब तो फिर मुझे नहीं लगता कि देश के किसी राज्य में जब भी दूसरी दलों की सरकारें बदलेंगी तो उनके मुख्यमंत्री कैसे बोल पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ये रास्ता खराब है। इस रास्ते पर आज आप चल रहे हैं, कल आपकी सरकार आ जाएगी तो फिर वो भी आपको नहीं बोलने देंगे। तब तो फिर वही स्थिति रहेगी कि भाई सदन के बाहर ही बोलो जिसको बोलना हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे नरेंद्र मोदी हो। प्रशांत पटेल जी, इतना टकराव क्यों है, इतना तनाव क्यों है? मुझे लग रहा है कि ये मानसून सत्र ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कहीं कोई रचनात्मक सकारात्मक काम नहीं हो पाएगा। इस गरीब देश के करदाताओं का करोड़ों रुपया ये कलप लगे नेताओं के कुर्ते पे खर्च हो रहा है। नहीं, देखिए, आज विधानसभा में काला दिन था। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने भगवान राम मंदिर के फोटो से बने हुए पोस्टरों को सदन में लहराया, उनको फाड़ के फेंका और पैरों से कुचला उसको। ये लोग राम मंदिर की आस्था की बात करते हैं, लगातार भगवान राम का, राम मंदिर का अपमान करने की बात करते हैं। इन्हीं के विधायक सचिन यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मार्फ फोटो सदन में लहरा रहे थे, और उनकी प्रेरणा उनको मिलती है अखिलेश यादव से। अगर अखिलेश यादव का पिछले कुछ दिनों का आप ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट चेक करेंगे तो लगातार मुख्यमंत्री योगी जी का मॉर्फ फोटो बना करके, उनका एआई जनरेटेड वीडियो बना करके पोस्ट कर रहे हैं। कहीं से लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, 5-6 बार का सांसद है, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा है। कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का कुकृत्य करे तो समझ में आता है। लेकिन अखिलेश यादव के पास मुद्दे नहीं है तो मुख्यमंत्री जी के मॉर्फ फोटो बना के पोस्ट कर रहे हैं। हम लोग इस तरह के फोटो पोस्ट कर सकते हैं, हम लोग भी अखिलेश यादव जी के अच्छे अच्छे फोटो मॉर्फ बना करके एआई से पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस स्तर पे नहीं करते हैं। और इनकी बड़ी बड़ी बातें सुन लीजिए कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो हो रही थी, आपने भी दिखाया कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो अपना भाषण नहीं पूरा कर पाए। तो भाई, जब आप कोई सवाल पूछते हैं, मुख्यमंत्री की दायित्व है जब जवाब देना। मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उनको सुनना नहीं चाहते, वेल पे आ जा रहे हैं, उनके सामने आ जा रहे हैं। क्या इस तरह की चर्चा होनी चाहिए क्या? सदन लोकसभा की भी आप बात देखिए, वहां भी पूरा चर्चा का मौका मिला है, और वहां पे जब बार बार राहुल गांधी झूठ बोलते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विपक्ष के नेता जो होता है, संवैधानिक पद होता है, उसका अधिकार होता है, कभी भी बोल सकता है। तो स्वयं जब बोलने का उनको मन नहीं होता, कह देते मेरा ऑडियो बंद हो गया, मेरा माइक बंद हो गया, और इस तरह की बातें करके जनता के मन में भरमाने का काम करते हैं। आपके पास मुद्दे हैं, बात उठाइए, सदन पे चर्चा करिए। किसने आपको रोका हुआ है? लोकसभा में आपने भगवान राम का अपमान किया, आपके अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव वहां बैठ गई। चलो, पप्पू यादव तो हम कह रहे हैं सर समाजवादी पार्टी के नेम का आप पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव वहां क्या करने गए? और कल रामगोपाल यादव जी ने गलती समझी उसकी। रामगोपाल यादव जी का मैंने बयान सुना संसद के बाद, उन्होंने बोला कि इसमें कोई साधु संतों को कोई लेना देना नहीं था, जो उन्होंने ढोंग किया है, जो जिसको नौटंकी असल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बट गई, एक पप्पू यादव के साथ, एक पप्पू यादव के खिलाफ। हाँ, दो धड़ों में बट गई, तो फिर धर्मेंद्र जी जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो गई कि इनकी सुने कि उनकी सुने। कोबड़ छोट कहता अपराधु, इनके ट्वीट को रिपोस्ट करे कि उनके करें। रामगोपाल जी पता नहीं किस लाइन में आ गए। अखिलेश जी की लाइन दूसरी थी, रामगोपाल जी की दूसरी थी, तो कार्यकर्ताओं में संकट पैदा हो गया। हाँ जी प्रशांत जी, बिल्कुल, हाँ सही बात कही आपने। तो रामगोपाल यादव जी ने बोले कि उसमें कोई चोरी तो साधु संतों ने की नहीं है, पुजारियों ने तो चोरी की नहीं है। आप बार बार चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई, चोरी का कारक क्या होता है कानून के हिसाब से? भाई, माल बरामद होना चाहिए, उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों का था वो लोग पकड़े जा चुके हैं, उनके घर से माल बरामद हो गया। कोई सो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति पदाधिकारी वहां पे इन्वॉल्व था नहीं भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई कर्मचारी था। और जो चोरी की घटना हुई, नहीं राम मंदिर कैंपस में नहीं हुई है, जो उसका प्रशासनिक कार्यालय वहां पे घटना होती थी, वहां पे सारा कार्यक्रम हुआ है। तो इसमें मंदिर का अपमान कहां से हो गया? भाजपा कहां से इन्वॉल्व हो गई? कोई भाजपा ने तो वहां पे वो ट्रस्ट में मेंबर है नहीं, केंद्र सरकार के आदेश पे ट्रस्ट बनाया, वहां पे लोग हैं जो दोषी थे वो जेल चले गए हैं, जो लोगों ने लापरवाही की है वो लोग भी हटाए जा चुके हैं। इसमें तो कोई मुद्दा बचा नहीं कानूनी तौर पे। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 2 लोग मेंबर और उस पे शामिल किए गए हैं, लगातार उस पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन आपको आज भगवान राम याद आ रहे हैं। अब पुराने बयान तो आप सब लोग जानते ही, क्या क्या आपने बयान दिए, क्या क्या आपने प्रयास किए। समाजवादी पार्टी के उसमें जो कपिल सिब्बल थे, सांसद होते थे,
कांग्रेस के होते थे, वो लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे, फिर इनाम दे करके समाजवादी पार्टी ने उनको सांसद बना दिया। मुकदमा लड़ते रहे, उसको आपने डबल एजी बनाया, उनको सैलरी दी। तो ये आप लोगों को तो अधिकार ही नहीं वो मुद्दा उठाने का। अब जब कार्रवाई हो गई, अब लकीर सांप निकल के अब डंडा पीट रहे हैं, उससे क्या होने जाना है? इससे कोई आप राम भक्त तो हो नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है प्रशांत जी, रुकना होगा, मैं विवेक नारायण जी के पास चलूंगा। लेकिन लोग पूछते हैं कि 14 के बाद क्या बदला। मैं कहता हूँ बाकी में चलो अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन ये इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि शाहिद मंजूर से लेके अंसारी तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रामलला का नारा लगाएं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए? बदलाव कितना चाहिए? कोई सोच सकता था? जो लोग कहते थे कि हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, हमें इस पर फक्र है, कोई न अफसोस है न कोई हमें वो है, ग्लानि है, प्रायश्चित है, पश्चाताप है। उनकी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग नारा लगा रहे, कह रहे जी हम तो रात भर सो नहीं रहे रामलला की चिंता में। ये बदलाव नहीं तो क्या है? ये बदलाव है। अरे यही राम गोपाल जी, सोचो कितना अंतर आ गया। हमने राम गोपाल यादव को सुना जब ढांचा गिरने के बाद, अरे रुको भाई, हाउस कन्वीन हुआ 16 दिन बाद तो हाउस कन्वीन हो पाया ढांचा गिरने के बाद 92 दिसंबर में। राम गोपाल यादव तब बंद गले का कोट पहना करते थे, आए और उन्होंने जो भाषण दिया, आहा, बोले जो ऊपर गया चिपक के रह गया, नीचे नहीं आ पाया। और हमें कोई अफसोस नहीं, मुल्ला कहो, मौलाना कहो, मुलायम को कुछ कहो। उन्होंने मुलायम सिंह ने कहा था, मुलायम कहा था, इसलिए मैं वही उद्धृत कर रहा हूं। वो राम गोपाल जी 2026 में ये तो कह रहे हैं कि साधु संतों का कोई लेना देना नहीं, भगवा पहन के क्यों आए। अखिलेश जी उनके समर्थन में खड़े हैं पप्पू के, लेकिन राजीव राय भी उनके समर्थन में नहीं खड़े। वो राम गोपाल यादव की लाइन को टोक कर रहे राजीव। वो कह रहे हैं ये भगवा पहन के आगे बीच में इन सब गलती इन्हीं की है। इसका मतलब दुविधा गहरी है। चौराहे पर खड़े रहें कि दाएं जाएं कि बाएं जाएं, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। प्रभु को पाना है तो दुविधा तो छोड़नी होगी। राम गोपाल जी, अखिलेश यादव जी दोनों सत्य नहीं हो सकते, दोनों नहीं साधे जा सकते, दोनों रुख। एक रुख पर सपा को जाना होगा, चाहे अखिलेश जी के रुख को पकड़ ले, चाहे राम गोपाल जी के रुख को पकड़ ले। और वो हाल कांग्रेस का है। आप सावन में भी मटन खा लेते हो और अगले क्षण ये भी कह देते हो कि हमें तो प्याज लहसुन नहीं छूते। यही तो सब समस्याएं हैं। ऐसा वीडियो ना बनवाया करो। खैर विवेक जी, अमित शाह नहीं आएंगे हाउस में तो हाउस नहीं चलेगा। ये कहीं कोई कॉलिन शक्धर की किताब से पार्लियामेंट चलती है, ठीक है ना? वो उसका संविधान है पार्लियामेंट का, कॉलिन शक्धर की किताब, वही रूल बुक है। उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि फला मंत्री नहीं आएगा तो हाउस नहीं चलेगा और फला मंत्री को आना ही पड़ेगा। सरकार तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत पर चलती भारत में। कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल के किसी भी मंत्री के तरफ से जवाब दे सकता है खड़ा होकर। विवेक जी देखिए, बात यहाँ पे आप कह रहे हैं अमित शाह जी की बात इतनी बड़ी कौन सी बात है जो आप कह रहे हैं? अगर अमित शाह जी भी देश के गृह मंत्री हैं, संसद में अगर उनकी मौजूदगी की बात कही जा रही है, तो इसमें ऐसे कौन सी बात है जो उनको मानने में इतराज हो रहा है? इसको शर्त कैसे बनाया जाता है? रिक्वेस्ट करना अलग चीज, शर्त बनाने पे आपत्ति है ना। शर्त नहीं बना सकते भाई। आज तक कोई ये कह पाया कि राहुल गांधी विदेश नहीं जाए? नहीं ना, उनको आजादी है। नहीं, चलिए, आप शर्त, मैंने निवेदन क्या किया, आप शर्त नहीं लगा सकते पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि अमुक आदमी ही आए। ये शर्त कभी नहीं लग सकती। इस बात को सीखिए भी, समझिए भी।
भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस बात को अलाउ नहीं करती कि कोई आदमी किसी खानदान का हो, कितना भी बड़ा हो, अपने को नेता समझता हो, वो ये कहे कि फलाना हाउस में आएगा तभी हाउस चलेगा। ये संभव नहीं। इंदिरा जी के रुक जाओ भाई, एक मिनट पूरी बात सुन लिया, फिर आप भटकोगे। परमानेंटली समझ लो यार, इंदिरा गांधी अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में सबसे कम देर सदन में रही, लेकिन वो पार्लियामेंट हाउस में रहती थी अपने कार्यालय में, लेकिन हाउस में वहां नहीं आती थी सदन में। तो क्या सदन नहीं चलता था विवेक जी? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अमित शाह ही आएंगे तभी सदन चलेगा, ये शर्त क्यों? देखिए अमिताभ जी, ये आप दूसरे की बात को बता के अपनी नाकामी छुपाने की तो भाजपा ने 12 साल से यही किया। कभी इंदिरा जी का नाम लिया, कभी नेहरू जी जिन्हें 62 साल मरे हो गए उनका नाम लेते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और जरा सी बात के लिए आप जिम्मेदार अगर हैं, नैतिकता आपके अंदर है, आप राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रवाद के आप एक नाम नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, तो आज इसमें देखिए, तो ये आप क्यों आड़ लेते हैं किसी की? ये आड़ लेना कमजोरों की निशानी होती। कायर है इसलिए आड़ लेते हैं बार बार, कहीं इंदिरा जी की, कहीं नेहरू जी की, कहीं गांधी जी की। कायरों की सबसे बड़ी पहचान होती है आड़ लेने की। दूसरा अमिताभ जी, जो आपने शर्त कहा है, इसको आप थोड़ा देखिए, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, शर्त नहीं कह सकते इसको आप। ये हम लोकतंत्र में हमारे छात्रों का, जो देश के भविष्य हैं, उनके प्रति हमारे कर्तव्य का तकाजा है ये, कि उनपे अगर लाठीचार्ज हुई है गृह मंत्री होने के नाते, अरे वो सदन में आके कह दें कि कुछ नहीं हुआ और सही किया गया उनके ऊपर जो हमने किया, हमने करवाया। अरे 56 इंच के सीना की टीम के मेंबर हैं, वो कह दें आके क्या दिक्कत होती है? भैया विवेक जी, अमित शाह नहीं आएंगे तो हाउस नहीं चलेगा, यही तो शर्त है ना, इसलिए मैंने शर्त कहा। अमिताभ जी, शर्त नहीं है, ये एक तकाजा है, ये आपका कर्तव्य है। चूंकि आप इतने ज्यादा जुमले कहते हैं कि आप सबको सर्टिफिकेट बांटते हैं हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के, राम के भक्त के, तो आपको इसलिए आपका फर्ज बनता है कि इतने छात्रों के ऊपर जिस तरीके से वहां हुआ, पूरे दुनिया के अखबार लिख रहे हैं। देखिए, नहीं अमिताभ जी, पूरे दुनिया का प्रेस लिख रहा है कि वहां पे जैन जी के ऊपर इस तरह के व्यवहार किया गया, पूरा दुनिया लिख रही है। विवेक जी, अब रुकना होगा। विवेक जी, दुनिया तो ये भी देख रही कि आपने जंतर मंतर पर आफत मचा दी पूरे देश में। सुन लो, मोमबत्ती जुलूस निकाला, कहीं लालटेन जुलूस निकाला, दिल्ली में गांधी जी के स्मृति स्थल और कहां पूरा हाय तौबा मचाई। क्या प्रधानमंत्री घर तक चले गए, लेकिन आपके घर में, आपकी पार्टनरशिप वाली सरकार के राज्य में, झारखंड में 13 दिन से बच्चे आमरण अनशन पे हैं, आपके कान में जू नहीं रेंग रही। राहुल गांधी गए वहां, अरे खड़गे जी को भेज दो, खेड़ा कोई भेज देते यार, तब भी हम मानते कि चलो। वहां बच्चे नहीं हैं, वो जेनजी नहीं है, वो जेनजी नहीं है। फिर झारखंड के जेनजी को जेनजी नहीं मानेंगे राहुल गांधी, बोले हमें दिल्ली वाले जेनजी चाहिए। वाह भाई वाह, वो भारत की संतान नहीं है। वहां अखिलेश जी भी नहीं गए, प्रियंका जी भी नहीं गई। यह नारा लगाने से अच्छा तो झारखंड जाते, बच्चों का सहारा बनते। विवेक जी नहीं, लेकिन आपने कहा ना वहां हमारी सरकार है, उधर पंगा नहीं लेना का, जहां भाजपा की सरकार हो वहीं का जेनजी माना जाएगा। विवेक जी, देखिए अमिताभ जी, फिर फिर मैंने कहा कि ये बात हो रही है दिल्ली की, आप झारखंड पहुंच गए। झारखंड भारत में नहीं है। जवाब तो दीजिए। आप थेतराई कर रहे हो भाई, ये थेतराई कर रहे हो, माफ करिए विवेक जी, ये थेतराई है। भारत में नहीं झारखंड, दिल्ली की बात के जवाब दीजिए। अरे भारत में नहीं है झारखंड, गजब बात है। बोले दिल्ली की बात करेंगे हम, झारखंड पे आप डिबेट रखिए, झारखंड में बात होगी। अभी बात दिल्ली की हो रही है, वहां झारखंड कैसे आ गए? यही तो भाजपा झारखंड आने में खड़गे जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। बात राम मंदिर की हो रही है,
अच्छा देखिए अमिताभ जी, अरे इनके एक क्या बात, तर्क रुको सुनिए आप। रुको भैया, विवेक भाई रुको। क्या झारखंड का विषय उठाने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी से परमिशन लूंगा? ऐसी गलतफहमी में तो नहीं हूं ना। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, उसको सत्ता से गए मुद्दत हो गई, लेकिन उसका जमींदारी मिजाज नहीं गया। वो आज भी निकलती है तो छड़ी लेके, तो नहीं जब पुराने जमींदार जो बर्बाद हो गए, लेकिन वो पजामा फटा है लेकिन अकड़ पूरी, मूछ में ऐसे है। बीड़ी पी रहे हैं लेकिन रंगबाजी पूरी। बोले झारखंड की बात कैसे ले आए, केवल दिल्ली की बात होगी? क्यों भैया, झारखंड में हमारा बच्चा नहीं है? इसी से समस्या पैदा होती है लोकतंत्र में विवेक भाई, इसी से समस्या पैदा होती। नपना आप अलग रखते हो। झारखंड में इसलिए आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां मां बहन नहीं हो रही, आपको मजा नहीं आ रहा। मां बहन हो तो मजा आए। झारखंड में भारत माता का पति नहीं ढूंढा जा रहा माइक पर, आपको मजा नहीं आ रहा। झारखंड में हिंदुत्व को गाली नहीं दी जा रही, आपको आनंद नहीं आ रहा। यह है क्या? आपको किक नहीं मिल रही कि गुरु मजे नहीं आ रहा, किक तो मिल ही नहीं रही। मां का ढाका हो तो किक मिले क्या? वहां कोई हेमंत सोरेन को मां की बहन की गाली नहीं दे रहा है, मांग कर रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो, लेकिन गाली नहीं दे रहे जैसे यहां हो रहा था। मुझे लग रहा है इसीलिए आप लोगों को किक स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि गाली बिना आपको मजा नहीं आता। टेस्ट ऐसा डेवलप हो गया। यही ना विवेक जी? आपने बयान तक जारी नहीं किया झारखंड के पक्ष में, और मुस्कुरा भी रहे हैं आप। बताइए, इस मुस्कुराहट पर कौन कुर्बान नहीं हो जाए? 13 दिन हो गए बच्चों को, 13वीं कराएंगे क्या उनकी? चलिए ठीक। अंकुर सक्सेना, मेरा प्रश्न वही, लोकतंत्र में अगर किसी भी सदन में, चाहे राज्य का सदन हो चाहे लोकसभा हो, ये शर्त लगा दी जाए कि भाई फला मंत्री आएगा तभी हाउस चलेगा, ये तो शर्त नहीं लग सकती। मांग हो सकती है एक बार कि आना चाहिए उनको, ये उचित भी हो सकता है कि आए मंत्री, ठीक है, लेकिन शर्त नहीं हो सकती। और इस शर्त के आधार पर हाउस को इंस्टॉल नहीं किया जा, हाउस को बाधित नहीं किया जा सकता। अंकुर सक्सेना, फिर जो कैबिनेट चलती है, मंत्रिमंडल जो संचालित होता है भारत में, वो सामूहिक जिम्मेदारी और जवाबदारी के सिद्धांत पर होता है। जी, सारे मंत्री बिल्कुल इक्वल फुटेज पर हैं, प्रधानमंत्री उसके लीडर हैं, और जरूरी नहीं कि बंजर भूमि विकास मंत्री का प्रश्न हो तो बंजर भूमि विकास मंत्री उपस्थित हो, उनके बिहाफ पर भी कोई उत्तर दे देता है। यही भारत में कैबिनेट का तरीका है काम करने का। अंकुर जी, अमिताभ जी, अपनी बात की शुरुआत में राहत इंदौरी साहब के एक शेर से 2 लाइन का है, उससे करूंगा। राहत इंदौरी साहब ने कहा था, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस निहित इंडी गठबंधन पे पूर्ण रूप से लागू हो रही है। आप देखेंगे, चाहे पार्लियामेंट का सत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र हो, वहां पर इन लोगों ने एक माहौल बना रखा है, एक रणनीति बना रखी है, और वो रणनीति ये है कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया जाए। इनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर आपको किसी विषय पर आपत्ति है तो क्या, अगर मामला कोर्ट में चला गया है या न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, तो पार्लियामेंट में शोर मचाने से क्या हो जाएगा? जब किसी विषय वस्तु पर संज्ञान ले लिया गया है और उस विषय पर मान लीजिए अन्वेषण किया जा रहा है, और मामले उस अन्वेषण को लेकर निरंतर कोई भी चीज होती है, अगर मान लीजिए आप किसी भी तथ्य के विषय में बात करते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अंतिम निष्कर्ष पर आदमी अभी तुरंत एफआईआर होते या कार्रवाई के शुरू होते ही नहीं पहुंचता है, किसी भी तथ्य पे पहुंचने में समय लगता है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप जल्दी बचाते हो और भगवान ना करे, एक न्यायिक प्रक्रिया का नियम होता है कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष के ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ये आचरण अपना लिया है कि वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिसपे मैंने आरोप लगा दिया आप उसी को दोषी मानो। ये कोई तरीका नहीं होता है। जो भी व्यक्ति दोषी होगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, आपके सम्मानित चैनल पर एक बार पुनः मैं कह रहा हूं, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
किसी भी तरीके से विपक्ष के दबाव में किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर अगर कार्रवाई हो गई तो उसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? दूसरी बात है, अभी आपने प्रश्न किया, निश्चित रूप से सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है, उसमें एक प्रश्न का जवाब कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा मंत्री भी दे सकता है। क्या आपके पास कार्रवाई करने की क्षमता है? आपने क्या कोई जो आप शैक्षणिक हित की अगर बात करते हैं तो क्या आप कोई प्राइवेट बिल लेकर आए? क्या आपने कोई प्रस्ताव रखा इस संबंध में? या आप टाइम स्लॉट की बात करते हैं तो टाइम स्लॉट पे निर्णय लेना ना लेने का निर्णय तो विधानसभा सभापति का और अध्यक्ष का कार्य है। तो उसको लेकर उनको कौन सा विषय महत्वपूर्ण लगता है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का अगर आपका सत्र चल रहा है तो उसमें जनहित के मुद्दे जो होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पे जनता की सुनवाई की जाती है, जिनको आम पब्लिक के लिए लोकहितकारी निर्णय लिए जा सके। और जिन विषयों को आपने कहा कि 2 विषय, आप एक मुद्दा राम मंदिर में जो चंदे से रिलेटेड है उस मुद्दे को लेकर शोर मचा रहे हैं और एक आप जंतर मंतर को लेकर, तो वो दोनों मुद्दों का पटाक्षेप हो चुका है, उनका निराकरण हो चुका है। क्यों? क्योंकि दोनों ही मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के आधार पर हम लोग अंतिम निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपके दबाव में किसी निर्दोष के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगी तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका जो गठन हुआ उसके बारे में बताइए। जनहित की आप बात कर रहे हैं? नहीं तो उसी बात को मैं कह रहा हूँ, जितने 45 लोगों के खिलाफ, 45 दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और निश्चित रूप आपके द्वारा कोई सुझाव दिया गया? आप अमिताभ अग्निहोत्री जी की राजवाणी पे कोई सुझाव दे रहे हैं कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटनाक्रम घटित ना हो? आप सुझाव दें कि इस स्थान पे केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगा रहे हैं। श्रीमान जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से देश का भविष्य निर्मित नहीं होता है। आपको अगर सहभागिता सुनिश्चित करनी है तो आप अपने सुझाव को प्रेषित कीजिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री को दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर को दीजिए, होम मिनिस्टर को दीजिए, जिससे छात्रों को उससे बाहर रखेंगे आप। जनहित क्या होता है आप बताइए? आपके द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल गलत है। देश का भविष्य है, आपके द्वारा शोर मचाया जा रहा है, जनता का क्या होता है, शोर मचाना है। किया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी? उसके पीछे छिपी हुई मंशा क्या थी बताइए आप? एनडीए का गठन हुआ है, इसके पीछे मंशा क्या थी बताइए? उसके पीछे हमारी मंशा की छात्रों के भविष्य का निर्माण, उनको केंद्र उनको बनाने से आज तक उन्होंने बनाए। आप लोगों के द्वारा दोनों लोगों को रोकूंगा, विवेक भाई को भी रोकूंगा, अंकुर जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को। विवेक जी, धर्मेंद्र जी, एक ये भी धारा है जो सोच रही है कि विपक्षी सारे केओस को इसलिए जिंदा रखना चाहता है या आगे बढ़ाना चाहता है, लगातार पुश करना चाहता है 13 अगस्त तक, ताकि किसी तरीके से परिसीमन विधेयक यानी संविधान का 131वां संशोधन पर जो विधेयक आना था वो ना आए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये सब छोटी चीज़ें हैं, परिसीमन सबका बाप है, ये अस्त्र है वो ब्रह्मास्त्र है, वो एक बार चल गया। चूंकि ये बात रामगोपाल यादव ने भी कही और कपिल सिब्बल ने भी कही बाद में कि एक बार परिसीमन लागू हो गया फिर बीजेपी को सत्ता से कोई बाहर नहीं कर पाएगा, कोट अनकोट कपिल सिब्बल जो विपक्ष के सबसे ज़्यादा दिमागदार लोगों में से एक हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक, अखिलेश जी भी उनसे राय मशवरा लेते हैं, कहीं फंसते हैं तो ठीक, उन्होंने ये बात बाकायदा सार्वजनिक रूप से कही है, कान में नहीं। क्या ये उसको रोकने की कवायद है कि हर दिन एक नया पोस्टर लाओ, एक नया बैनर लाओ, लेकिन हाउस नहीं चले? क्योंकि हाउस चले और हाउस ऑर्डर में रहे तो परिसीमन बिल आ सकता है। अभी टल जाएगा तो कम से कम 4 महीने का, एक बार जब बात पूरी करते फिर पूरे जवाब, तो 4 महीने की राहत तो मिली, तो उसके 29 में लागू होने की संभावनाएं कुछ कम हो जाएंगी। तो 29 में तो राहत मिलेगी, फिर देखी जाएगी। क्या वो रणनीति है धर्मेंद्र जी? अब अमिताभ जी, ये रणनीति अंदर की बात आपको विशेष पता होगी। अरे जो रिलेवेंट मुद्दे होते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा के सत्र के दौरान वही उठाए जाते हैं, और दोनों रिलेवेंट मुद्दे हैं। आप झारखंड पहुंच गए, क्या झारखंड में गोली चली? क्या आपने उस समय सवाल 13 दिन की तेरही का नहीं पूछा दिल्ली की सरकार से? देखिए आप वरिष्ठ साथी, लेकिन तर्क और कुतर्क में कुतर्क का शब्द ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब कुतर्क शब्दों की सिंपैथाइज करके और उससे उसको जो सिद्ध करने का प्रयास होता है तो उससे समाज पर व्यापक नेगेटिव असर पड़ता है। पायलट गन पे बहस हो रही, करे संसद दिखाओ कहां लिखा है कि पायलट गन नहीं चलाना चाहिए। अरे भाई ये कोई सवाल हुआ? कहां लिखा है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं आना चाहिए? अरे भाई कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन सरकार के मुखिया के नाते
सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए जवाब देने के लिए, गृह मंत्री को भी आना चाहिए। ये सवाल कह देना पार्लियामेंट में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं आएंगे तो संसद चले, तो क्या जरूरत इन लोगों को? हटाइए, क्या टैक्स पेयर के पैसे पे एंजॉय करने के लिए बैठे हैं क्या वहां? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, देखिए राम मंदिर पे हमारे साथी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे। राम मंदिर में किसको आपने कर दिया? अरे राम मंदिर में जिस ट्रस्ट पर आरोप लगा वही ट्रस्ट कह रहे कि हम सीईओ की नियुक्ति करेंगे। जिस ट्रस्ट पर आरोप लगा उन्होंने ही आरोप लगते ही कहा कि नहीं, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद भी आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। जहां तक प्रोफेसर साहब के बयान का है जो आप लोग चर्चा कर रहे थे, साधु संतों पर हम लोगों ने कभी आरोप नहीं लगाया। आरोप जिन्होंने ट्रस्ट बनाया और जो लोग उसको दबाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने उस लूट की हिस्सेदारी ली, कमीशन ली। और अमिताभ जी, अभी तो किसी ने स्टोरी किया है कि जो कमीशन खोरी हो रही थी निर्माण के दौरान, उससे इनके एक और संगठन का वहां बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। उस कमीशन खोरी की बात हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी की है, इसलिए सवाल उठेगा पार्लियामेंट में और पूछा जाएगा। क्या रिलेवेंट मुद्दा नहीं है? करोड़ों लोगों की आस्था की डकैती करने वाले आकर के जवाब दे जिन पर आरोप है, जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, जिन्होंने चोरी कराई। या एनटीए जो राज्य का सब्जेक्ट है, शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट में सीबीएसई होता था, जब आपने बदला तो जिम्मेदारी किसकी है? जवाब कौन देगा? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। दिल्ली में गोली चलेगी, दिल्ली में पैलेट गन चलेगा, दिल्ली में आंसू गैस का गोला चलेगा, दिल्ली में पैलेट गन चलेगी, तो जिम्मेदारी गृह मंत्री की है कि नहीं है? ठीक है। दो तीन बातें हैं जो धर्मेंद्र जी ने की, उस पर टिप्पणी जरूरी है। बाकी तो ठीक ही है, वो पॉलिटिकल आदमी है, अपनी पार्टी की बात कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे पैलेट गन का विषय गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो ना हम हो सकते ना धर्मेंद्र हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वहाँ कहा गया परमानेंटली इस पर रोक लगा दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संभव नहीं, परिस्थितियों के अनुसार घटना स्थल की उसको देखते हुए सुरक्षा बल इसका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पैलेट गन नहीं। और कांग्रेस के रिजीम में ये पैलेट गन भारत में अवतरित हुई और इसका प्रयोग हुआ 4 साल तक पश्चिम जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के इंजीनियर राशिद कहते हैं, जो लोकसभा के अनंतनाग से शायद सदस्य हैं निर्दल, वो कहते हैं कि 450 लोग मारे गए। अब पूछा जा रहा है पैलेट गन कौन लाया रे? किसकी है पैलेट गन? गुड्डू लाया गया पप्पू? अरे आपको पता नहीं पैलेट गन कौन लाया था देश में? वो तो विवेक जी को सब पता होगा, इनके घर का मामला था। कहा जा रहा है धर्मेंद्र जी ने एक नई सलाह दे दी। रोचक है सलाह, गंभीर नहीं है लेकिन ठीक है, हास्य बोध के लिए ठीक है कि फिर प्रधानमंत्री गृह मंत्री की छुट्टी कर दो। उनको ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में इतने वर्षों के लोकतंत्र में और उत्तर प्रदेश के इतने वर्षों के लोकतंत्र में मुख्यमंत्री अभी जो हैं उनसे पहले वाले और पूर्व तक गोविंद वल्लभ पंत तक चले जाइए, और अब इन मोदी से पहले के सारे प्रधानमंत्री, तो फिर तो सारे डिस्क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि कोई 8 घंटा सदन में नहीं बैठा। और धर्मेंद्र जी ने शर्त लगा दी कि जो सदन में नहीं बैठे उसको बाहर करो। सांसद तो आ नहीं रहे सदन में, दस्तखत किए, भत्ता बना और चल भैया। ये तर्क बहुत बचकाना है कि भाई फिर क्या जरूरत है उनकी, हटा दीजिए। नहीं जी, बाध्य नहीं कर सकते ना आप अपनी बात कह सकते हैं, गिरवा पकड़ेंगे क्या? विवेक नारायण, वही सवाल मेरा आपसे है। सारी बातें एक तरफ और परसीमन एक तरफ, ये आप भी जानते हो और आपके समझदार नेता लोग भी जान रहे हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु गए, उनने वहाँ आए बाएं ऐसा कुछ नहीं बोला, परसीमन पर ही फोकस रखा कि भैया परसीमन रोकना, तुम्हें हमारी कसम देखो। क्या वो जान रहे हैं परसीमन आ गया तो वहाँ गई भैंस पानी में? ये बात सिब्बल जी कह चुके हैं। मेरी न वो है ना, हमारी न मानो और अंग्रेजबा से पूछो। क्या हमारी न मानो, सिब्बल से पूछो। वो कह रहे उसके बाद चुनाव उनाव सब बेकार, लड़ना, दुकान बंद करके सो जाना। क्या परसीमन को रोकने के लिए छटपटाहट है विवेक जी? इसलिए हाउस को रोकना है, हाउस को कन्वीन नहीं होने देना है, ऑर्डर में नहीं रखना है? क्या ऐसा कुछ आपको लगता है? हमारा आपसे अनुरोध है कि जरा पूरा इसका हमको भी दीजिएगा, जैसे आपने भाजपा और ऑलरेडी दिया है। मैं बिंदुवार आपकी पूरी बात का जवाब दे दूंगा। खराब है तो आपने पहले आपने जो प्रश्न किया है, तो परसीमन वाला, ये परसीमन की बात जो आपने कही है, ये तो आपने सब कुछ कही दिया आपने। अब तो इसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है।
कि इसका लाने के पीछे मकसद क्या है, ये आपने खुद जाहिर कर दिया। ये हमने तो नहीं, वो कपिल बात सिब्बल ने जाहिर किया जो आपके हाईकमान की चाचा बात हैं। नहीं है। हमने नहीं तो- किया, कपिल सिब्बल ने किया जो आपके चाचा हैं, चाचा हाँ, ताऊ नहीं, जो भी माने। उन्होंने कर दिया, उसको आपने इम्पोर्टेंस थी, आपने उसको कोट किया, तो इसके माने बात अरे तो उसमें बात में बेटे इम्पोर्टेंट, आप सब लोग उनको चाचा जी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों नहीं मानूंगा। और दूसरी बात नहीं, इसीलिए आपने कोट किया, उसमें वेटेज था बात में, आपने तभी कोट किया, आपका कोट करना माने रखता है। तो अब मैं इस बात के बाद आता हूँ कि देखिए, आज अमिताभ जी आप कुछ भी कहें इधर उधर की बात, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करने के पूरे जिम्मेदार। अगर उनकी जरा सी बात कही जा रही है तो नैतिकता के तो सबसे बड़े लंबरदार हैं ये। अरे आ जाते सदन में, क्या हो जाता भाई, क्या फर्क पड़ता? आप चले आइए, आप वहां बैठे यहाँ चले आइए। आप आड़ ले रहे हैं किसकी? फिर टायरों वाली बात इंदिरा गांधी की, कहीं कश्मीर में पायलट गन की, आप उसकी आड़ ले रहे हैं। अरे आप नैतिकता वाले थे, आप छात्रों को अपने माई फ्रेंड कहते हैं, तो उन पे पायलट गन क्यों चलवाई? कांग्रेस ने गलती करी वहां पे, तो आप भी करेंगे? ये कौन सी बात हुई है? ये सिर्फ कायरों वाला नजरिया है, अपनी आड़ लेके बचने का अपनी जिम्मेदारी से। जी। दूसरी बात आपने बयान की कि अगर एक कांग्रेस बयान जारी कर देती झारखंड के ऊपर, अरे जब प्रधानमंत्री जी ने जो 22 हमारे छात्र भी शहीद हुए नीट में, उनके लिए अब तक वो एक शब्द न बोल पाए, तो वहां पे अगर अच्छा, इसलिए आप अभी नहीं कह रहे कि वहां भी शहीद हो जाएंगे तब बोलेंगे। ओके ठीक है, मैं समझ गया। राहुल जी ने ये कहा कि भाई वहां भी शहीद होना तो तब बोलेंगे। ओके ठीक है। वो रात में देखिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में कहीं नहीं कहा उन्होंने कि इन छात्रों के मृत्यु मैं समझ गया। कांग्रेस, ठीक है विवेक भाई, आपने बिल्कुल, आप स्पष्टवादी आदमी, उसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। आपने स्पष्ट कहा भाई कांग्रेस वहां भी कुछ 10-20 मर जाएं, उसके बाद फिर कांग्रेस आएगी पिक्चर में, फिर राहुल जी कहेंगे चलो झारखंड, वेणुगोपाल आगे आगे पीछे पीछे राहुल जी, लेकिन उसके लिए 10-20 लोगों को मरना होगा, ऐसा मैं समझ गया इंटेंशन, कि 10-20 मरेंगे बच्चे तो मामला तूल पकड़ेगा, तब हम हाथ डालेंगे, छोटे खेल में नहीं जाएंगे। अभी क्या है, 13 दिन की भूख हड़ताल, छी, हम इतने बड़े लोग 13 दिन की भूख हड़ताल में जाएंगे? 10-20 मरेंगे तो फिर राहुल भैया एक बस से निकलेंगे, दिल्ली से झारखंड तक की यात्रा करेंगे, लेकिन 10-20 मरे तो ठीक है, ओके, इट्स फाइन, इट्स फाइन। अंकुर, क्या परिसीमन को रोकने की कोशिश है ये सब? क्योंकि विषय 1 दिन उठ गया, 2 दिन उठ गया, 4 दिन उठ गया, 13 दिन हो गए और लोकसभा चल ही नहीं पा रही। 16 दिन बाद तो बाबरी मस्जिद पर भी हाउस चल गया था। जिसमें लोगों ने इतना स्यापा छाती पीटी थी। मुझे जो इंटेंशन दिख रहा है वो दिख रहा है कि 13 अगस्त तक ऐसा ही बवाल रहेगा, हाउस एडजर्न खत्म हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, 4 महीने की राहत मिल जाएगी विपक्ष को, बोले अब जाड़े में देखेंगे। अंकुश सक्सेना। जी जी अमिताभ जी, देखिए विपक्ष के द्वारा जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का पैसा है। अभी चूंकि कांग्रेस के नेता ने बोला था, तो इस बात को मैं भी कहता हूँ, टैक्स पेयर का पैसा है, तो जब आप लोग ये चीज जान रहे हो तो क्यों उसके पैसे को बर्बाद कर रहे हो? आप सदन को चलने दो, आप सत्र को चलने दो, उसको अंतिम मुकाम पे पहुंचने दो। अगर आम जनमानस, वो सरकार के मुखिया हैं, उनसे पूछिए, विपक्ष से क्या आप ये तो देखिए, आप तो बीच में डिबेट में आप बात सुनिए, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। निश्चित रूप से टैक्स पेयर का पैसा है, तो जनता का जब पैसा है और जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए कार्य कराने के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो आप क्यों सरकार को आप इस तरीके से जनता के, और सदन भी आप ही का प्रतिनिधित्व है, ऐसा तो है नहीं कि उस सदन जब बनता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों के पक्षकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल के द्वारा, जो सत्तारूढ़ एनडीए घटक दल है, एनडीए के समस्त सदस्यों के द्वारा और घटक दलों के द्वारा सत्ता में एक सहभागिता करते हुए वहां पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, और हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले। जनता भी ये चीज देख रही है कि सत्र चलाने के लिए एनडीए पूर्ण रूप
तत्पर है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो अपने को कहते हैं हम विपक्ष की राजनीति के पुरोधा हैं, उन सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के द्वारा उस सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा, निरंतर व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध है कि आप लोग उसकी सहभागिता कीजिए। जनता के मुद्दे पर अगर आपको किसी मुद्दे पर आपत्ति है तो आप रिटर्न में प्रश्न दीजिए, उसका बकायदा जवाब दिया जाएगा आपको। उसके अनुरूप अगर वहां के सदन के जो अध्यक्ष हैं या जो सभापति महोदय हैं उनके द्वारा अगर उसको महत्वपूर्ण विषय के रूप में तारांकित किया जाता है और आपको समय दिया जाता है तो उस पर अपनी बात रखिए। अन्यथा जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आप लोग जिस तरीके के कृत्य कर रहे हैं वो कृत्य कभी भी संवैधानिक और स्वीकार्य नहीं ठीक है अंकुश सक्सेना, यू मेड योर पॉइंट। ठीक, प्रशांत पटेल, एक थ्योरी चल रही है दिल्ली के लुटियन जोन में कि परसिमन का मसला बहुत महत्वपूर्ण है और अभी अगर परसिमन का बिल आता है और पास हो जाता है इसी मानसून सत्र में तो जो उसका टाइम टेबल बनेगा वो टाइम टेबल 29 के चुनाव से मैच करता है, वो 29 के चुनाव में लागू हो जाएगा नया परसिमन, महिला आरक्षण और नया परसिमन। महिला आरक्षण उतनी बड़ी समस्या नहीं विपक्ष के लिए, परसिमन में खेत ही बदल जाता है, गुड्डू का खेत पप्पू का खेत फरीद का, तो वहाँ तो पर 20 साल के लिए मामला, यही कपिल सिब्बल कह रहे हैं। क्या ये वो मसला है, उसके लिए सारा बवाल है एक। और दूसरा कि अगर मान लीजिए इनकी ज़िद ही है कि भाई फलाने आएंगे तो हम हाउस चलने देंगे, नहीं तो नहीं है, तो फलाने आई जाएं, बोल ही दें जो कुछ बोलना है। प्रशांत पटेल, झंझट कटे मिटे सब पीरा, नहीं हाउस तो चले। मान लीजिए वो चाह रहे हैं अमित शाह आए तो अमित शाह आ जाएं, जो ये सवाल करेंगे उसका उत्तर देने की आज़ादी तो उन्हीं के पास रहेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी उनको लिख के दे दें कि ये यही पढ़ना पड़ेगा हाउस में, ऐसा तो कर नहीं सकते। प्रशांत पटेल सदन में सक्रिय रहते हैं, हर बातों का जवाब भी देते हैं और जो उनके मंत्रालय संबंधित विधायक अभी 10 दिन की कार्रवाई बाकी है तो उनसे संबंधित मंत्रालय का बिल आएगा तो उसमें वो जवाब भी देंगे, उसमें कोई फिर ये लोग भागेंगे नहीं, उसमें कहीं उनको ऐसा नहीं कि वो जवाब नहीं देना चाहते ये देंगे नहीं। और रही बात परसिमन की तो कानूनी व्यवस्था 2008 में लास्ट परसिमन हुआ था, उसका 2011 की जनगणना के बाद फिर 21 की जनगणना हो नहीं पाई कोविड के बाद, अब ये जनगणना होगी उसके बाद परसिमन तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। और पिछले सत्र में भी बिल आया था, ममता बनर्जी ने लोगों को भड़का दिया था कि नॉर्थ इंडिया की सीटें अधिक बढ़ जाएंगी, साउथ इंडिया की कम बढ़ेंगी, जबकि उस पर गृहमंत्री जी प्रधानमंत्री जी बोला था कि सभी राज्यों की सीटें समान रूप से 50% बढ़ेंगी। जिसको कोई भड़काने वाला है, झूठ फैलाने वाला भी मुद्दा इनके पास से चला गया है, तो दूसरे तरीके से पकड़ रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए। लेकिन जो परसिमन होगा, जब सबको समान रूप से सीटें मिलेंगी, ये व्यवस्था है। आज जब देश की जनसंख्या बढ़ गई है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है, तो लोकसभा की संख्या भी बढ़नी चाहिए, विधानसभा की भी संख्या बढ़नी चाहिए, विधान परिषदों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ना ही नॉर्थ इंडिया कोई घाटा होने वाला है, लाभ होने वाला है, ना ही साउथ इंडिया को कोई होने वाला है। रही बात पैलेट की, बार बार बात करते हैं, पैलेट वह चौथे नंबर पे आती है, पहले आंसू गैस छोड़े जाते हैं या पानी किया जाता है, उसका लाठीचार्ज किस परिस्थिति की गई, जब आरएफ को लिंचिंग करने का प्रयास किया, उसने आत्मरक्षा में पैलेट छात्रों को रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, वो भी एक मास्टर प्लान लाइए आप, ये कि छात्रों के लिए कितनी जगह आप बना रहे हैं, आप सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, चलिए आपकी बात मान ली, छात्रों के लिए कितने आप नौकरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसका भी लाइए और देश को बताइए, देखिए हम परसिमन बिल भी ला रहे हैं, सीटें बढ़ाएंगे और छात्रों के लिए कितनी सीटें हम लाएंगे, कितनी सीटें महिलाओं के लिए हम ज्यादा लाएंगे, क्योंकि हम महिलाओं के बहुत सशक्तिकरण, हम कभी कांग्रेस की विधवा कहते हैं तो हमसे बड़ा महिलाओं का हिमायती कोई नहीं है, हम महिलाओं के लिए सीटें कर्नाटक महिला मंत्री क्यों नहीं बनाई, कर्नाटक में महिला मंत्री क्यों नहीं बनाया, बताइए। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने एक भी नाम ब्राह्मण मंत्री बनाया है, ये भी बताइए, महिला मंत्री बनाया है, सीटों से खाली सीट बढ़ाएंगे, यानी प्रधान जी केवल हमारी कुर्सी बनी रहे बस, सत्ता के लिए कहाँ गया, सारा काम आपका सत्ता के लिए है, आपका जनता से मतलब नहीं है, आपका मतलब नहीं है, आप इसकी बात नहीं करेंगे कि छात्रों की नौकरी कितनी बढ़ाएंगे, सीटें बढ़ाएंगे, परेशान आप हैं, क्योंकि उससे आपकी कुर्सी महफूज रहेगी। प्रशांत जी, ये सवाल जरा पूछिएगा, आप अच्छे लगते हैं, पार्टी छोड़िए, छात्रों की नौकरी कितनी बढ़ा रहे हैं, लाठीचार्ज होगा, ये पूछिए हाईकमान से, ये हाईकमान से पूछिए आप, ये सच्चाई का साथ दीजिए, राम जी के साथ
कि आप कर्नाटक कितनी में नौकरियां महिला बढ़ा मंत्री क्यों नहीं देंगे, बनाया था? ये भी ठीक लाइए, कीजिए। लेकिन इसका भी आप कर्नाटक में प्रतिबंध कोई बिल महिला मंत्री लाइए क्यों नहीं है, और बताइए। छात्रों की नौकरी कितनी बढ़ेंगी 5 सालों में वो भी लाइए। दोनों बिल लाइए आप। ये देखिए राहुल जी समर्थन कर्नाटक करेंगे में महिला आपका। मंत्री क्यों नहीं है, है बताइए। हिम्मत आप में, क्योंकि आपको मतलब नहीं किसी से है, ना आप हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, ना छात्रों के, ना किसान के, आप केवल कुर्सी के हैं। ये बिल्कुल जाहिर हो गया, बिल्कुल जाहिर है। परसिमन बिल के साथ अगर आप सत्ता प्रेमी नहीं है तो परसिमन बिल के साथ कितने रोजगार आप बढ़ाएंगे 5 साल में, कितनी नौकरियां बढ़ाएंगे, ये भी बिल आपने लाइए कितने साथ में रोजगार दिए? आपके। आपने व्हाइट पेपर ये जारी बिल किया? लाएंगे आप। 4 ठीक, राज्यों ये में बिल अपनी लाएंगे। सरकार है। ठीक है, ठीक है, झारखंड- रुकना होगा। प्रशांत पटेल, विवेक नारायण जी दोनों को। अब विवेक जी बुजुर्ग आदमी हैं, पुराने आदमी हैं, लेकिन ठीक है, कई बार थोड़ा आदमी बहक जाता है। ऐसा बिल नहीं आता कि इतने रोजगार बढ़ाएंगे, इसका बिल नहीं आता है। यही तो सब, क्या कहें और कितना कहें, बताओ, गला भी दर्द कर जाता बोलते बोलते, कितना कहें। ऐसा कोई बिल नहीं आता, कभी नहीं आया, जवाहरलाल जी के समय में नहीं आया। ये भाषण में नेता लोग फिर क्या करेंगे, भाषण देने के लिए भी तो चाहिए। मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ। इसका बिल नहीं लाई थी इंदिरा जी, ये मंच पे बोला था, महफिल लूट ली थी। तो आप पुराने आदमी हो, ये बच्चे बोले तो समझ में आता है, आप भी ऐसा बताओ। खैर छोड़ो, जाने दो। विवेक जी ने कहा कि भाई देखो ये सब जनता के पैसे से। अच्छा, इससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे वो अपने घर के पुदीना बेच के रोटी खा रहे थे, कपड़ा सिलवा रहे थे, हैं? वो स्कूटी पे चल रहे थे। यार कैसी बात बोलते हो? जब सांसद भी हैं वो भी हमारे पैसे का शोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वेणुगोपाल खेत बेच के तनख्वाह ले रहे हैं? नहीं ना, हमारे पैसे ले रहे। सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले, जनता दल, लोक दल, जो भी हाउस में है, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, हमारे टैक्स से पैसा ले रहा है यार। और काजू वगैरह जो भी खा रहे हैं मीटिंगों में, वो हमारे पैसा से, आल पार्टी मीटिंग में। ये जो 10 प्लेट सजी होती, ये कोई आप लोग अपना खेत तो बेच के आ नहीं रहे हो? सब हमारे ही नाम का सिंदूर लगाए हो मांग में, हैं? और ज्ञान दे रहे हो। आपका पैसा कहां से आता है? कहां से आता भाई? पार्लियामेंट का पूरा चलाने का खर्चा हमारे ही पेट काट के जाता है, और उस पर थेतरई इतनी बड़ी बड़ी। परिसीमन पर एक बड़े नेता ने कहा, विपक्ष में नाम लेके उनको शर्मिंदा नहीं करूंगा, उन्होंने कहा लोकसभा में मत बढ़ाओ, विधानसभाओं में बढ़ा दो। अब इस थेतरे को प्रणाम करने के अलावा मैं क्या कर सकता हूं, बताओ? इस बुद्धि, इस इतने बौद्धिक स्तर को, इतने छोटे बौद्धिक स्तर पर आप क्या बोलोगे, सिवाय नमस्ते करने के अलावा क्या कह सकते हैं? ऐसा परिसीमन हो सकता है कभी? बोले ना लोकसभा में नहीं बढ़ाने देंगे, विधानसभा में बढ़ा लो, हम तैयार हैं। क्या कर रहे हो यार? ये चौथे पांचवे के बच्चों की कबड्डी की टीम है क्या? फिर आप लोग एकदम गंभीर हो जाते हो कि हम गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। प्रशांत ने कहा कि परिसीमन तो कानूनी बात है, वो तो होके रहे। इतनी सरल बात नहीं भैया पटेल जी, ये तो ये भी जानते हो के रहेगा, लेकिन किसकी मुख्तारी में होगा लड़ाई उसकी है। वो चाह रहे हैं 29 कटे, हो सकता पलट जाए सरकार, हमारी आ जाए, फिर परिसीमन करा देंगे तुरंत। आज शपथ लेंगे, कल परिसीमन करा देंगे। तब हम प्रशांत पटेल का खेत खराब करेंगे, अभी प्रशांत पटेल हमारा खेत खराब कर देंगे। इनका जमीन आसमान का अंतर है, इसी का बवाल है, मेरे से खरा कोई नहीं बोलेगा। अभी सरकार बदल जाए लोकसभा के चुनाव में, नई सरकार जो गैर भाजपा सरकार अगर आ जाए, वो पहले दिन ही ये कहेगी कि परिसीमन शुरू करो रे जल्दी, क्या? और प्रशांत पटेल का खेत गुड्डू पहलवान के खेत में कन्वर्ट करो। और सब जानते हैं, यहाँ के लोग नहीं भी जानते होंगे तो गूगल देखेंगे जान जाएंगे, परिसीमन की सिफारिशों के खिलाफ, परिसीमन की सिफारिशों के आधार पर हुए लोकसभा विधानसभा के नए निर्धारण के विरुद्ध, प्रशांत पटेल जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कोई राज्य की विधानसभा और देश की लोकसभा उसके विरुद्ध स्ट्रक्चर विधेयक पारित नहीं कर सकती। डर तो वहां से है
कि एक बार अगर खेत की सीमाएं बदल गई तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, श्रद्धा करती व्यापार नहीं चलेगी, ये सरकार, ये सब नारे आई वॉश है मित्र। लिख लो मेरी बात, मूल झमेला परसीमन का है। अमित शाह आ भी जाएं, हाउस में बोल भी दे कांग्रेस की मांग पर, तब ये दूसरी कोई बात ले आएंगे। बोले मूंग की दाल क्यों नहीं बनाई, अगले दिन मूंग की बना दी, तो बोले अरहर की क्यों नहीं बनाई, पहले ये बता। क्या इसका मतलब इन्हें बवाल करना है, उसका दाल से कोई लेना देना नहीं, कोई दाल बनाओ। अच्छा, मणिपुर का विषय मैं एक उदाहरण देकर बात समाप्त कर दूंगा। विवेक जी ने कहा कि क्यों नहीं आ सकते, जनता के पैसे पे आनंद लेते हैं, धर्मेंद्र जी ने भी उसी में हाँ मिलाई, ठीक बात है। मणिपुर पर बड़ा बवाल हुआ, 1 साल तक बवाल रहा, राहुल जी पूरा मणिपुर में हो गए थे। तो हुआ भाई मोदी नहीं बोलते, मोदी ने कहा भाई आओ हाउस में चर्चा कर लो। 8 घंटे 10 घंटे विपक्ष वाले बोले, भाजपा वाले बोले, फिर मोदी जी ने कहा कि अब मैं 1.5 घंटे बोलूंगा, आप लोग मुझसे शिकायत रहती कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं आता नहीं हूं, हाउस में बैठूंगा 1.5 घंटे बोलूंगा। क्या मोदी जी 15 मिनट बोल पाए, सब भाग गए, हाउस छोड़ गए। आप लोग काय को हल्ला मचा रहे थे, आपको सुनना तो है नहीं, फिर हल्ला क्यों मचा रहे थे? तब तो आप ऐसा दिखा रहे थे कि मोदी आ जाए तो आपके दिल को करार आ जाए, आंखों को चैन आ जाए, इलू इलू हो जाए। और जो मोदी आ गए, बोलना शुरू कर, 15 मिनट में आप भाग गए, बोले ना अब हम नहीं बैठेंगे। मैं फिर लिख के दे रहा हूं, अमित शाह कल आ जाएं, उत्तर दे दें, उत्तर तो वही जो देंगे, प्रश्न ये अपनी मर्जी से पूछेंगे, उत्तर वो अपनी मर्जी से देंगे, ठीक ना। ये देश की मर्जी से प्रश्न पूछ रहे, ना वो दूसरे की मर्जी से जवाब देंगे। कांग्रेस दूसरा मुद्दा ढूंढ लेगी तब तक। और हो सकता है राहुल जी ने वेणुगोपाल वगैरह को बोल भी रखा हो कि अमित शाह के बाद भी एक मुद्दा ढूंढ के रखो, क्योंकि अपने को 13 तक हाउस नहीं चलने देना है। इसलिए मैंने तो उदाहरण दे दिया ना। मणिपुर पर सब लोग कहते थे मणिपुर पर कब बोलेंगे, मणिपुर पर कब बोलेंगे, मणिपुर पर कब बोलेंगे। उनने कहा 1.5 घंटे बोलेंगे, आ जाओ। 15 मिनट नहीं झेल पाए आप। हतप्रभ होकर बिल्कुल लूटे पिटे भाव से हाउस से बाहर चले गए आप लोग। मोर्चा संभालना चाहिए था, वहां बैठना चाहिए था, सवाल जवाब होना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, मूल मुद्दे को देश पहचाने। मेरी समझ और मेरी जानकारी कहती है ये लड़ाई परिसीमन की है, बाकी पोस्टर बैनर जो झंडा है वो सब फर्जी हैं। एक और दूसरी बात, राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली का जंतर मंतर अलग हो सकता है और रांची का अलग। मेरे लिए एक ही पीड़ा है, एक ही कष्ट है, एक ही विषय है। मेरे देश की संतान दिल्ली में अनशन पर बैठे या रांची में बैठे, मुझे दर्द बराबर है। मैं सपा बसपा कांग्रेस का से नहीं कहता कि उनका दर्द क्या है, लेकिन मेरा दर्द बराबर है। और मैं ऐसी भी धूर्तता नहीं कर सकता कि दिल्ली का जैन जी और झारखंड का जैन जी नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता। कांग्रेस ने कहा अभी 13 दिन तो हुए भूखे प्यासे, अभी क्या है? आप चाहते हो कि मरमरा जाए 10-20, तो लोटे में लोटा यात्रा निकाले फिर कांग्रेस देश में है। 13 दिन से बच्चे भूखे हैं, बोले वो तो कोई बात ही नहीं, छोटा मोटा खेल है। ये भाव नहीं होना चाहिए। हमने दिल्ली में कहा था कि सरकार को बात करनी चाहिए थी। मैं झारखंड में के लिए भी यही आज सुबह 3 दिन से बोल रहा हूं कि हेमंत सोरेन को बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ये नहीं बोल रहे। ये कष्ट की बात है। वो देश में नेता प्रतिपक्ष है। वहां भी भाजपा कांग्रेस करोगे क्या? झारखंड में आपकी सरकार थी, आपको हेमंत सोरेन को टाइट करना चाहिए था, लेकिन आप जानते हो कि टाइट करोगे हेमंत सोरेन को तो वो कांग्रेस को भगा देंगे वहां से। आप टाइट करने की स्थिति में भी नहीं है। ये भेदभाव मत करिए कि झारखंड के बच्चे अब पराए और यहां के बच्चे अपने। पूरे देश के बच्चे अपने हैं विवेक जी। यही भाव लोकतंत्र के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। धन्यवाद।
बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।